हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है, न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में एपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मैं पहले कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दूँ एनसीईआरटी की इसमें। तो अगर लेंदी वीडियो है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो एक साथ देखें। अगर 1 घंटे का या 1.5 आवर का वीडियो है, 2 आवर का वीडियो है, तो हाफ एन आवर करके आप देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपको स्क्रीन पे नहीं करना है, क्योंकि आइज़ के लिए वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आधे आधे घंटे करके देख लेना है वीडियो, ठीक है। तो ये लेंदी वीडियो होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपको वीडियो हम कभी भी पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये मोटिवेशन होता है किसी भी वीडियो बनाने वाले के लिए, ठीक है। और आप शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, क्योंकि शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या होगा, फ़ायदा होगा। और उसके अलावा भी अगर हमारे सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमें फिर लाइव क्लासेस भी हम कर पाएंगे यूट्यूब के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस। A sequence is a set or list of numbers according to a specific rules। कोई भी जो सीक्वेंस जो टर्म आप यूज़ करते हो, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है किसी भी स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या स्पेसिफिक रूल होगा वो? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये सीक्वेंस की ये डेफिनेशन रटनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है। कि एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लिस्ट बनी हुई है किसी नंबर्स की, दैट इज़ सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो यहाँ पर क्या रूल है, ये क्या स्पेसिफिक रूल है इसमें? ये रूल ये है कि ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। ये सभी के सब क्या हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं। ये केवल रूल है, ओके। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, वो क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर। या 2, 4, 6, ये क्या हो गया हमारे इवन नंबर्स। तो इस तरह की जो नंबर्स होते हैं, उन जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल होता है के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस, ओके। फिर एक टर्म आता है हमारा सीरीज। ए सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट इज एडेड बाय, देखो एक ये सीक्वेंस है दैट इज एडेड बाय प्लस साइन। प्लस साइन से अगर देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो एक फाइनाइट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और प्लस करके डैश 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 अगर लगा हुआ है तो समझ जाओ वो इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है। उसमें हमको पता नहीं है कि कितने टर्म है। तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट सीरीज़ बोल देते हैं, और फाइनाइट टर्म्स हैं तो क्या बोल देते हैं हम इसको, फाइनाइट सीरीज़। तो 1 + ये हमारी फाइनाइट सीरीज़ है। तो अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज़ एडेड बाय प्लस साइंस, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सीरीज़। सीरीज़ आप पढ़ोगे आगे 11th क्लास में, आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज़, एक चैप्टर है जिसमें आप सीरीज़ भी पढ़ोगे। अब आता है आपका प्रोग्रेशन, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन क्या होती है, ए सीक्वेंस हुज nth टर्म कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दिया है कि कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसके nth टर्म को आप क्या कर देते हो, मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो दैट इज प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए 2, 3, 5, 7, ये लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, आपकी प्रोग्रेशन नहीं है। वाई, क्यों नहीं है ये प्रोग्रेशन आपकी? क्योंकि इसका nth टर्म आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इसका nth टर्म नहीं बता सकते कि क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि 100th प्राइम नंबर क्या होगा, वो आप यहाँ से देखकर नहीं बता सकते। वो आप लिखते रहोगे तब जाकर आप पहुँचोगे 100th प्राइम नंबर पर, वैसे ही बता दोगे। लेकिन आप कोई फॉर्मूला नहीं आप लिख सकते nth टर्म के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, जितने भी हमारे देखो प्रोग्रेशंस होते हैं वो सब सीक्वेंस होती हैं, लेकिन जितनी भी सीक्वेंस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है क्या हो, प्रोग्रेशन हो। वो सीक्वेंस जिसका nth टर्म, एक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसका nth टर्म आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, दैट इज़ ए प्रोग्रेशन, ओके। तो जैसे ये लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है आपका, तो ये एक सीक्वेंस तो है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है।
9। एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको एक प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। 2 4 6 8 10। अब देखो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इवन नंबर्स है, तो ये सीक्वेंस तो है लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स। तो क्या इसका nth टर्म कैलकुलेट किया जा सकता है? यस, कोई भी कहे कि इसका nth टर्म क्या होगा, an, 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो अगर हमें a1 निकालना है, a1 का मतलब n की जगह रख देंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर हमें इसका सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आ जाएगा आपके पास में, सेकंड टर्म 4 आ जाएगा। और अगर हम इसको थर्ड टर्म निकालना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 आ जाएगा। फोर्थ टर्म निकालना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 आ जाएगा। अगर 100 टर्म निकालना है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है आगे तक, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, इसका nth टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज ए प्रोग्रेशन। अब कोई कहे सीक्वेंस है, यस सीक्वेंस है, कोई कहे प्रोग्रेशन है, लेकिन जैसे प्राइम नंबर्स का था तो प्राइम नंबर्स का लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोग्रेशन वो क्या है, सीक्वेंस तो है लेकिन वो प्रोग्रेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं एपी कि एपी क्या होता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। बिल्कुल फिर से बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ये पूछने जाने वाली है आपको वर्ड टू वर्ड ये याद करनी है, आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अब प्रोग्रेशन तो आप पढ़ लिए, लेकिन प्रोग्रेशन के भी कई टाइप होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, लेकिन अभी क्लास 10th में केवल आपके सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो मैंने जैसे ये लिखी है आपकी एपी की कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि क्या होती है आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 100, 80, 60, 40 आगे चलते चले जाइए आप। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म्स में कुछ एक फिक्स नंबर को ऐड करने से आता है। जैसे आप देखिए इसमें जो सेकंड नंबर है, वो सेकंड जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करने से आया है, -20। अगर आप 100 में -20 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 80। 80 में फिर से -20 ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा 60। यानी कि ये जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म में -20 ऐड करने से आया है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहीं से, इसीलिए लिखा हुआ एक्सेप्ट। जो फर्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उससे पहले तो कोई टर्म है ही नहीं, फर्स्ट टर्म से पहले होता ही नहीं है। तो बाकी के भी जितने टर्म आते हैं, फोर्थ टर्म कहाँ से आएगा, थर्ड टर्म से। कैसे, थर्ड टर्म में -20 ऐड कर दो, तो जो भी फिक्स नंबर ऐड होता जाएगा वही हम आगे तक लेके जाते हैं, तब तो वो क्या है, एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। जैसे अब आप यहाँ से देख लीजिए, -10 -7, -10 से -7 कैसे आया, -10 में 3 क्या कर दिया, ऐड कर दिया तो -7, -7 में 3 ऐड कर दो -4, -4 में 3 ऐड कर दो -1, -1 में 3 ऐड कर दो 2। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपी। अब ये भी एपी है या नहीं है, देखो 7 में क्या ऐड करने से 7 आएगा, 0, फिर से 0 ऐड कर दें, फिर 0 ऐड कर दें। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे पहले केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें -20, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 3, जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 0, ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0। देखो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक से। अगर आप मेरे वीडियोस पूरे कंप्लीट देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे है कि सबसे बड़ी बात कि आप वीडियो पूरा देखें। अब पूरा नहीं देखोगे तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, वो सारे के सारे आप देखे हो कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एपी की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। और मैं जैसा पहले ही बोलता हूँ, जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आप ज़रूर क्या करोगे, अपनी कॉपी भी निकाल के रखोगे और एक अपनी एनसीईआरटी की बुक ज़रूर अपने साथ में ले लोगे।
तो एक्सरसाइज 5.1 से हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि ये जितनी भी सिचुएशन दे रखी हैं आपको, इनमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं उनसे किस किस में हमारा एपी बनता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, ये हमको बताना है। तो जैसे जो पहली सिचुएशन है, बहुत सिंपल सिचुएशन है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना है, 15। ठीक है, तो आप समझिए कि फर्स्ट किलोमीटर मतलब हुआ, अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी लिख दूं मैं तो होगा ₹15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर अगर कोई चला जाता है तो उसके लिए फेयर हो जाएगा 15 + 8, यानी कि कितना होगा आपका 23। 23 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 23 फेयर फॉर 2 किलोमीटर। फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा, अगर कोई 3 किलोमीटर जर्नी करता है तो 23 + 8 कितना आ जाएगा आपका 31 एंड सो ऑन। फेयर फॉर 4 किलोमीटर भी निकाल लो चलो, तो 31 + 8 39। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, क्या लिस्ट बनेगी आपकी, फर्स्ट टर्म 15, सेकेंड टर्म 23, थर्ड टर्म 31, फोर्थ टर्म 39 एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, फिफ्थ टर्म, ऐसे होगा। तो आप ये निकालो, अगर आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखो, A2 - A1, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो 23 - 15 कितना आएगा आपका 8। फिर A3 - A2 31 - 23 कितना आएगा आपका 8। A4 - A3 39 - 31, ये भी क्या आएगा 8। तो क्योंकि A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू A4 - A3 ये आ रहा है आपका हियर, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, सो इट इज एन AP, सो इट्स एन AP, ये AP है। ओके, तो हम AP तो इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कोई भी जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP है या नहीं है। यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम को, उन सिचुएशंस को हमको क्या करना है, चेंज करना है। और चेंज करके हमको जस्ट ये देख, नंबर्स में चेंज करके ये देखना है कि वो AP है या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थोड़ा सेकंड वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते भी हैं कि ये कैसे होता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Amount of air present in a cylinder, एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है, और हर बार क्या होता है कि जो वैक्यूम पंप है पहली बार में क्या करेगा कि उसकी 1/4 जितनी प्रेजेंट है उसका 1/4 क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है,
तो एक छोटा सा ना मैं आपको रफ में एग्जांपल करके दिखा देता हूँ पहले इस क्वेश्चन को रियल में समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो ऐसे ही कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ हैं आपके पास? 100। अब 100 रुपीज़ का फर्स्ट डे, ये प्रेजेंट आपके पास में जो आपके पास में अमाउंट है वो है 100। तो फर्स्ट डे आपने क्या किया? 100 में से जितना आपके पास है उसका 1/4 आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ठीक है, तो खर्च कर दिया तो आपके पास पहले दिन कितने पैसे अमाउंट, ये तो आपके पास में इनिशियल अमाउंट है आपके पास इनिशियल। तो पहले दिन आपके पास कितने अमाउंट बचेगा? 100 थे आपके पास में से और 100 का 1/4, 100 का 1/4 क्या होगा आपका? 25। तो यानी कि फर्स्ट डे 100 माइनस 25, यानी आपके पास कितने बचेंगे? 75 रुपीज़ बचेंगे। अब सेकंड डे क्या होगा? सेकंड डे आपने क्या किया कि जितना अमाउंट आपके पास बचा था 75, जो प्रेजेंट है, जो आपकी पॉकेट में है, ये समझो आप इस चीज़ को, आपके पास कितने हैं? 75 रुपीज़। तो आपने क्या किया? 1/4 ऑफ 75, 1/4 ऑफ 75 क्या कर दिया? खर्च। तो बचेंगे कितने? थे कितने आपके पास? 75 में से 1/4 ऑफ 75 क्या कर दिया आपने? खर्च कर दिए। तो यानी आपके पास बचेंगे 75 माइनस 1/4 ऑफ 75। तो हम देख लेते हैं कितना आएगा। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 रुपीज़ 75 पैसे क्या कर दिए आपने? खर्च कर दिए। अब इसमें से इसको क्या कर लेंगे? माइनस इतना अमाउंट आपके पास बचेगा। फिर ये जो अमाउंट आपके पास बचना है अभी, चलो माइनस करके भी दिखा देता हूँ। ये बचेगा 0.25, 14 में से 8 गए 6, यहाँ 6 में से 1, 46 रुपीज़ 25 पैसे ये बचे। अब थर्ड डे क्या होगा आपके पास? थर्ड डे 1/4 ऑफ 46.25 आप क्या कर दोगे? खर्च कर दोगे। जितने आपके पॉकेट में बचते हैं ना, जो प्रेजेंट होते हैं, उसका 1/4 आप खर्च करते हो। तो 40 कितने बचे थे आपके पास? 46.25। इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस। और ऐसे ही ये प्रोसेस क्या होता रहेगा? हमारा चलता रहेगा। तो ये जो समझाना है ना, मैंने ये क्यों समझाया है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से आपका है। इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है, और वैक्यूम पंप क्या करता है कि जितनी प्रेजेंट होती है एयर, उसका 1/4 क्या कर देता है? वो रिमूव कर देता है। तो हमारी जो सिचुएशन बनती है वो इस तरह की बनती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स। हमने कितनी मान ली? एक्स। आप यूनिट भी ले सकते हो कुछ, एक्स क्यूबिक सेंटीमीटर या एक्स मिलीलीटर, या केवल एक्स लेना चाहो तो एक्स ले लो। ठीक है, इतनी प्रेजेंट है हमारी एयर। अब इसके बाद में एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when it is removed first time। पहली बार जब हम उसको क्या करते हैं, एयर को रिमूव करते हैं, तो कितनी एयर बचेगी? इनिशियली एक्स है, तो मैंने अभी बताया कितनी बचेगी, कैसे पता लगाएंगे हम? 1/4 ऑफ एक्स जो प्रेजेंट है उसका 1/4 क्या करता है? वैक्यूम पंप निकाल देता है। ये क्वेश्चन बच्चे हर बार पूछते हैं कि इसमें क्या, बाकी ये 4 क्वेश्चन हैं बहुत आसान है, लेकिन इसको ज़रूर बच्चे पूछते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 4। तो 4x माइनस एक्स कितना आ जाएगा आपको? 3x अपॉन
4। इतनी एयर अब सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है फर्स्ट टाइम रिमूवल के बाद, पहली बार। फिर इसके बाद क्या होगा, एयर प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, दूसरी बार जब रिमूव की गई तब कितनी एयर बचेगी। तो अभी जो प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है अब 3x/4, तो 1/4 ऑफ जो प्रेजेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जितनी प्रेजेंट है उसका 1/4 क्या हो जाता है, रिमूव। तो बचेगी कितनी, 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4। तो ये आ जाएगा आपका 3x/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3x/4, तो ये आ जाएगा 3x/16। एलसीएम ले लो आप, ये 16 आ जाएगा, और आपका ये बचेगा 12x माइनस 3x, ये आ जाएगा आपका 9x/16। इतनी एयर बचेगी अब सिलेंडर में। अब एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर थर्ड रिमूवल, जब थर्ड टाइम रिमूवल होगा तब कितनी एयर बचेगी, तब बचेगी कितनी, बताओ कितनी प्रेजेंट है अब सिलेंडर के अंदर, इतनी बची हुई है। तो जितनी बची हुई है यानी कि 9x/16, इसका 1/4, इसका 1/4 ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ सीधा, और 9x/16 में से क्या कर देंगे उसको माइनस, क्योंकि 9x/16 बची थी और इतना क्या हो गई, रिमूव। ये बची है आपके पास में 9x/16, ये प्रेजेंट है अभी सेकेंड रिमूवल के बाद। तो इतनी अभी 1/4 ऑफ 9x/16 उसमें से फिर रिमूव हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, जितनी प्रेजेंट है माइनस जितनी रिमूव हो गई। तो अब हम फिर से इसको 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/16 आ जाएगा 9x/64। आप एलसीएम ले लो, 64 27x/64। So here list of नंबर्स भी लिख सकते हैं या क्वांटिटीज, जो भी एयर है, क्वांटिटी ऑफ एयर इज क्या है, सबसे पहले एयर कितनी थी x, उसके बाद कितनी एयर बची आपके पास में 3x/4 फर्स्ट रिमूवल के बाद। सेकंड रिमूवल के बाद कितनी बची आपके पास 9x/16। थर्ड रिमूवल के बाद कितनी बची 27x/64 एंड सो ऑन, ऐसे ही होता जाएगा, लेकिन हमें पूरे नहीं निकालने हैं अभी। अब आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए, A2 माइनस A1, या इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, ये इक्वल नहीं आएगा, आप चाहे बेशक अभी माइनस करके देख लो। आप देखो यहाँ पर A2 माइनस A1 करके आप देखिए, तो 3x/4 माइनस x, तो x के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, 4, यह आ जाएगा 3x माइनस 4x, तो ये आएगा आपका माइनस x/4। अब A3 माइनस A2 करके देख लो, सेकेंड टर्म में से, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम 16 आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा, फोर 16, 4 3 12 माइनस 12x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3x/16। सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है, सॉरी, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो
दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी क्या है हमारी ये सिचुएशन है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जिन बच्चों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही आसान है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। 10,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे और 8% पर एनम क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है आपका वो है 10,000 रेट है 8% पर एनम, रेट 8% है। इसके बाद अमाउंट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अगर आप एक साल के बाद जाते हो तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, इसका मतलब है बैंक में आपने 10,000 रुपीज़ जमा किए 8% पर एनम पर, और कंपाउंडेड एनुअली है। एनुअली कंपाउंडेड का मतलब ये होता है, जिनको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि एक साल के बाद क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट निकाला जाएगा, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका बढ़ जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट आप इनिशियल डिपॉजिट करते हो उस पर ही आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है आपका, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उस इंटरेस्ट को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद जो आपका अमाउंट होगा वो क्या होगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अमाउंट का आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, P इंटू में 1+R/100 की पावर n। ये कभी मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये अभी 8th क्लास का टॉपिक है, तो यहाँ पर मैं आपको केवल सीधे फॉर्मूले से बता देता हूँ। तो अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल है आपका 10,000 1+8/100, और n की जगह क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 10,000 आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 108 आ जाएगा ऊपर, 108/100। ये आपकी 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 10800, यानी कि 10,800 रुपीज़ आपका अमाउंट होगा आफ्टर 1 ईयर। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, टू ईयर्स कैसे निकालेंगे। अगर आप 2 साल के बाद जाते हो तो 2 साल के बाद अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा, इसी वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 साल के बाद अगर आप जाते हो तो आपको कितने पैसे, अगर आप 1 साल के बाद जाते हो तो आपको 10,800 मिल जाएंगे। 2 साल के बाद जाओगे तो 1+R की जगह पर रख देंगे 8/100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 साल के लिए अब निकाल रहे हैं। इसको आप ले लो A1, इसको ले लेते हैं चलो हम A2। तो ये आपका आ जाएगा 10,000, ये 108/100 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 108/100 इंटू में 108/100। तो ये ज़ीरोज़ आपकी चारों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और ये आपका 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 इसका आंसर आ जाएगा। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 108 को 108 से कैलकुलेट वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसी तरीके से अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अगर आप 3 साल के बाद जाते हो बैंक में कि भाई, तो आपको
कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट की जगह मैं क्या रख दूंगा 8 अपॉन में 100 और n की जगह आ जाएगा आपका 3 ईयर्स। तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आपका आ जाएगा 108 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये आपका आ जाएगा 10,000 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर है तो A3 से कर दिया मैंने, टू 108 अपॉन 100। तो आप ये 4 जीरोस कैंसिल। उसके बाद 108 को 108 से किया, फिर से 108 से किया, 108 को 108 से 8 से करेंगे तो आएगा 11,664 मल्टीप्लाइड बाय फिर से 108 से कर देंगे तो ये आएगा आपका 1259712 और डिवाइडेड बाय ये 100 भी है तो ये यहाँ पे डेसिमल यहाँ आ जाएगा। वो आप कर सकते हो कैलकुलेशन। और 108 को 108 से किया था तो हमारा आया 11,664। 11,664 आ गया आपका। ये 100 को 108 से मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, ये नंबर्स जो आ गए आपके, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स या अमाउंट जो भी हमारे हैं वो क्या क्या हुआ। पहला आया था हमारा 10,800, दूसरा आया था हमारा 11,664। ये मैं एक साथ लिख देता हूँ, सॉरी, 10,800 की कॉमा से फिर वो हो जाएगा 664 और थर्ड आया था 597.12 और इसी तरह से आता जाएगा। आप अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। ओके, दिस वन इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, या अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, या अमाउंट आफ्टर 3rd ईयर। अब ये देखना है ये एपी है कि नहीं है। अब वही सिंपल सा है, आप लोग खुद कर लेना। A2 माइनस A1 निकाल के देख लो, इसमें से इसको माइनस करके देखो आप क्या आता है, और फिर A3 माइनस A2 इसमें से इसको माइनस करके देखो कि क्या आता है, और आप देखो कि ये इक्वल आ रहे हैं या फिर इक्वल नहीं आ रहे हैं। चलो एक बार माइनस करके देख लेते हैं हम। 11,664 माइनस 10,800, ये आपका आ रहा है 864। देखो आपने एक चीज और फील की होगी कि आपका अमाउंट जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो किया था 10,000। तो पहले साल, एक साल के बाद आप जाते हो तो आपको मिलेंगे 10,800, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको बताओ, 800 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 11,664, यानी कि 10,800 जो था उसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 800, लेकिन अब की बार अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 864। 864 का मतलब 64 रुपीज़ आपको पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि सेकेंड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिला ना बच्चों, वो मिला 10,800 पर। ये हालांकि इसमें एपी का कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि पहले साल का इंटरेस्ट आपका है 800, दूसरे साल में आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 864, क्योंकि आपका अमाउंट जो भी आपका ये होता है, पहले साल में जो आपका प्रिंसिपल था वो 10,000 है, तो दूसरे साल में वो 10,800 हो जाता है, वो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाता है। ये मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तब देखना, अभी तो सिंपल आपको फॉर्मूले से निकाल देना। फिर आप क्या कर लो, इसमें से A3 में से A2 माइनस करके देख लो। A3 में से हम A2 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 933.12। तो क्या है यहाँ पर, ये AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल नहीं है
A3 minus A2. So it is not an AP. So it is not an AP. ये AP नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, अमाउंट मैंने बता दिया, P इंटू 1 P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। बस उसमें अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। पूरे कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब भी एक वीडियो बनाऊंगा वो पूरा वीडियो देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कर पाओगे इजीली। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे आपको A दिया हुआ है यहाँ पर 10 और D दिया हुआ है 10 और फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका A1 जो है वो A ही है 10, A2 क्या आ जाएगा आपका D ऐड कर दो उसमें, सेकेंड टर्म क्या होगा D ऐड कर दो इसमें, D वही जो फिक्स नंबर जो ऐड किया जाता है। तो A प्लस D कितना आ जाएगा आपका 10 प्लस 10, सेकेंड टर्म 20। इसी तरीके से सिमिलरली फिर क्या करोगे आप, जो A2 आया ना उसमें फिर से D ऐड कर दो, यानी 20 में 10 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 30। सिमिलरली A4 कितना आ जाएगा 40। तो इसमें हमें 4 टर्म्स हमको इसमें लिखने थे, कि इसमें लिखना था हमको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गए आपके इसके 10, 20, 30 एंड 40। फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30, 40। ओके। इसी तरह से आपको कोई भी इसमें इजीली क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसमें कुछ भी। अब जैसे इसी का 5th पार्ट और कर देते हैं। चलो A इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1.25 और D दे रखा है माइनस 0.25, ये हमको दिया हुआ है। तो पहला टर्म तो वही है हमारा A1, फर्स्ट टर्म क्या है A ही होता है। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस 1.25। अब सेकेंड टर्म A प्लस D, यानी कि माइनस 1.25 में हम प्लस कर देंगे माइनस का 0.25, तो प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.50। A3 फिर से हम क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म है इसमें प्लस कर देंगे माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म माइनस 1.75 प्लस माइनस का 0.25, तो माइनस का 2.00। तो 4 टर्म आपके आ जाएंगे माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75 और माइनस 2.00। इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन है एक तरह से आपको एपी का, कि आप पहचान पाएँ कि ये एपी है या नहीं है, टर्म्स कैसे लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, थर्ड का हम फर्स्ट ही ले लेते हैं, मान लीजिए 3, 1, -1, -3। ये तो आप यहाँ पर A2 माइनस A1 करके देख लीजिए आप क्या आएगा। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये पहले से बोला हुआ है इसने कि फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी एपी हैं, हमें चेक नहीं करना ये एपीज। फॉर द फॉलोइंग एपीज मतलब ये एपी हैं ऑलरेडी, हमें तो खाली क्या बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो 1 - 3, कभी भी उल्टा मत कर देना, 3 - 1 नहीं, प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म होता है, ठीक है ना। इस टर्म में से ये वाला जो ये वाला जो टर्म है सेकंड में से फर्स्ट, या फिर थर्ड में से सेकंड, या फिर फोर्थ में से थर्ड। तो 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। किसी बच्चे ने अगर 2 लिख दिया तो उसका गलत होगा। तो फर्स्ट टर्म जो होगा यहाँ पर क्या है बच्चों,
a इज इक्वल टू -2 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू आएगा आपका, सॉरी फर्स्ट टर्म इज नॉट -2, सॉरी ए फर्स्ट टर्म इज 3, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर -2। तो फर्स्ट टर्म 3, क्योंकि ये तो दिया हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -2। आप इसमें भी देख लो, अगर आप यहाँ से करते -1 करते तब भी -2 आता, -3 -1 करोगे तब भी -2 ही आएगा। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालना है इनमें, ये बहुत सिंपल है, ये आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसका मतलब है इसमें पूछा है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो एपी हैं, यानी हमें चेक करना है, ये नहीं दिया हुआ कि ये एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी है तो हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, अगर नहीं है तब तो वहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर है तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स उसके लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 2, 4, 8, 16। तो आप क्या करो, a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 2 आ जाएगा, a3 माइनस a2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, 8 माइनस 4 क्या इक्वल आया, नहीं, सीधा, सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो दिस इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। जब AP ही नहीं है तो हमारा ना तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का भी कोई वो नहीं है, और ना ही हम 3 मोर टर्म्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, फिफ्थ पार्ट 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 अंडर √2, 3 प्लस 3 अंडर √2। अब मैं चेक करूंगा पहले कि ये AP है या नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 है, सेकंड टर्म है हमारा 3 प्लस अंडर √2, इसमें से माइनस कर दूंगा 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा अंडर √2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि 3 प्लस 2 अंडर √2 माइनस 3 प्लस √2, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर √2 माइनस 3 माइनस √2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 कितना आ जाएगा आपका √2। a4 माइनस a3 करके आप देख लो, 3 प्लस 3 अंडर √2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर √2, 3 प्लस 3 अंडर √2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर √2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 माइनस 2 √2 कितना आएगा √2। तो क्या आ रहा है बताओ, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, सो दिस इज एन AP। ये क्या है, AP। और अब AP है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यही तो होता है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, हियर कॉमन डिफरेंस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CD, डिनोट किससे करते हैं, D, वो है हमारा √2। कैसे है अंडर √2, क्योंकि a2 में से a1 माइनस किया तो भी अंडर √2 आया, स्क्वायर √2 आया, a3 माइनस a2 माइनस तब भी हमारा स्क्वायर √2 आया, a4 में से a3 माइनस किया तब भी स्क्वायर √2 आया। तो ये तो कॉमन डिफरेंस आ गया। 3 मोर टर्म्स जो हमको लिखने हैं वो क्या होंगे, 3 मोर टर्म्स,
वो क्या होंगे हमारे 1 2 3 4 टर्म तो थे। फिफ्थ टर्म क्या होगा बताओ? 3 प्लस 3√2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, यानी फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? फिफ्थ टर्म। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4√2। इसी तरह से A6 निकाल सकते हैं। A6 आप कैसे निकालोगे? सिक्स टर्म A5 जो फिफ्थ टर्म था उसमें √2 ऐड कर दो, √2 यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, आप D ऐड कर दो उसमें। A5 क्या था आपका? 3 प्लस 4√2, तो इसमें √2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5√2। फिर एक और टर्म A7, A6 में आप D ऐड कर दो। D क्या है आपका यहाँ पर? √2, तो 3 प्लस 5√2 में √2 ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 6√2। तो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस पूरी एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो है जस्ट ये nth टर्म ऑफ एन AP पर बनाऊंगा, और इसमें आपके साथ में पूरी जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.2, एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को भी आप 5.2 को भी का जो मैं बनाने जा रहा हूं अभी, उसको भी आप कंप्लीट देखेंगे। वीडियोस देखने का तभी फायदा है जब आप फुल वीडियो देखते हो। ये नहीं कि आपने 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, तब कोई फायदा नहीं है। पूरा वीडियो देखो, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।